अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं अब हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। ये लेक्चर सीरीज़ है बीएस और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले जो है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द मैटर होता है कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द जो है उसे हम मैटर कहते हैं। तो ये मैटर के साथ डील करती है। उसकी मैटर की कंपोजिशन क्या है, वो मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी मैटर की स्ट्रक्चर किस तरह की है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो जो मैटर है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना जो है वो केमिस्ट्री में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मैटर, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और उसकी चेंजिंग, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब हमने जो लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट करना है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है आज, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है, केमिस्ट्री की, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो तमाम कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं जो कंपाउंड्स अदर दैन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का आपको पता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें मोस्टली हम आयनिक करैक्टर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली मतलब इनमें आयनिक करैक्टर जो है ज़्यादा पाया जाता है कोवलेंट के मुकाबले में। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इसमें हमारे पास ऑक्साइड्स आ जाते हैं, लाइक जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसके अलावा हमारे पास कार्बोनेट्स आ जाते हैं, लाइक हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। सल्फेट्स आ जाते हैं, लाइक जिंक सल्फेट है हमारे पास। हैलाइड्स आ जाते हैं, लाइक HCl है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स इसमें आ जाते हैं। अब हमारा जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है हमारे सिलेबस का BSc या BS के स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए, जो कि आप FSC में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज़ करना ज़रूरी है कि अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग जब भी हमने मतलब केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि होल्ड्स करती है एटम्स को, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़ती है और एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में उनको बना देती है। तो उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स है, जो दो एटम्स को होल्ड करके एक न्यू कंपाउंड बना रही, मॉलिक्यूल बना रही, दैट इज़ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बनाने के लिए जो उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके केमिकल बॉन्डिंग होती है। ये नहीं कि अब हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं यूज़ करने, आपने याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए, दो एटम्स के बॉन्ड बनाने के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको उसी वक्त पता होगा कि किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जब आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे पास, अफबाउ प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं। अब अफबाउ प्रिंसिपल में इस तरह है कि लाइक पहला जो हमारे पास K शेल है उसका हमने उसमें एक ऑर्बिटल 1s, फिर L में 2 हैं, M में 3 आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह N में 4 जाते हैं। तो इस तरह हमने ये लिखे। तो इसको हमने अफबाउ प्रिंसिपल ये है कि पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, 2s के बाद 2p, मतलब एनर्जी वाइज कि जिसकी एनर्जी जो है वो कम होती है वो पहले आ जाते हैं, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो बाद में आते हैं। तो फिर 3s है, 3s के पास 3p है, 3p के बाद जो है वो हमारे पास 3d नहीं आएगा बल्कि 4s आएगा। अब 3p के बाद 3d क्यों नहीं आएगा? 4s इस वजह से आएगा क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है। तो इस वजह से हम इस तरह लिख सकते हैं 1s है, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d। ये एक्सेप्शन है कि 4s जो है पहले आता है क्योंकि इसकी एनर्जी 3d से कम होती है। अब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पोटाशियम का ये जो नीचे होता है दैट इज़ Z एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है।
ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। इसकी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हम एटॉमिक इन नंबर की बेस पर करते हैं, एटॉमिक मास की बेस पर नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो इसमें पोटाशियम जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आर्गोन की कन्फिग्रेशन हम करते हैं। आर्गोन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो आर्गोन की अभी हम कैसे कर सकते हैं, नियोन की मदद से। नियोन का 10 होता है, तो 10 नियोन में आगे पीछे कितने बच के 8 हम कैसे एडजस्ट करेंगे 3s2 और 3p6 करके। ठीक है, इस तरह आर्गन की हो गई। अब आर्गन में 3p6 तक हो गया था, अब 3p6 तक हो गया था, मतलब हमारे पास 3p तक हो गया था। अब 3p के बाद हमारे पास 4s आएगा, तो हमने यहाँ पर 4s, लेकिन फिर भी हमारे पास आता तो पहले 3d ही है, तो हमने पहले 3d ही लिखना, चाहे वो खाली ही रहे लेकिन लिखना हमने 3d ही है। हमने अपना सीक्वेंस ख़राब नहीं करना। ठीक है, वो वहाँ पर इस वजह से 4s को पहले शो किया, तो वो एनर्जी का बताने के लिए कि 4s की एनर्जी कम होती है 3d से। लेकिन जब हमने लिखना है कन्फिग्रेशन तो उस वक्त हमने 3d को लाजमी मेंशन करना, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन 0 ही हम फिल करें। तो हमने आर्गोन के 18 के बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता था, वो हमने 3d में नहीं किया, हमने 4s में जाकर पहले एक इलेक्ट्रॉन किया, क्योंकि 4s की एनर्जी कम थी और 3d की एनर्जी ज़्यादा थी। इस वजह से 3d में 0 इलेक्ट्रॉन हमने शो किया और 4s में 1 है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो स्केंडियम होता है ना, इसमें भी इसी तरह है कि पहले हमने 4s को फिल किया फिर हमने 3d को। लेकिन जो क्रोमियम और कॉपर में जाके थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है कि क्रोमियम में अगर तो हम यहाँ पर पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब 3d में आपको पता है कि जो 3d है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर तो हम इसमें मतलब 4s में पहले फिल कर देते, 3d में बाद में करते, तो इसमें 4 आना था, जिसकी वजह से इसने पार्शली फिल हो जाना था। तो एक बात आपने नोट याद रखना है कि जो हाफ फिल्ड और जो फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियल फिल्ड से। तो अगर यहाँ पर हमने 4 आने देते तो ये पार्शियल फिल होना था, तो ये लेस स्टेबल होना था। इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या किया कि 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही फिल किया और इसमें हमने 4 की बजाय 5 कर दिए। ठीक है, इसी तरह जो कॉपर है, कॉपर जो है इसमें भी इसी तरह है कि कॉपर में 4s में तो 2 आ जाए तो आगे, लेकिन 4p में हम 1 डाल सकते थे, सॉरी 4s में 2 हमने नहीं लगाने। इसमें भी हमने क्या, अगर 4s में हम 2 लगाते तो 3d में 9 बच जाने थे। तो 9 क्या है, ये भी पार्शियल फिल होना था जो कि अनस्टेबल हो जाना था। तो हमने या तो इसे हाफ फिल करना, लाइक हमने ऊपर के केस में हाफ फिल किया, या इसे कम्प्लीटली फिल करना, मतलब पूरे 10 फिल करने। तो इसको 10 फिल करने के लिए हमने भी इसमें क्या किया कि 4s में बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स करने के हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन किया और जो एक बचता था उसको हमने 3d में डाल दिया, 10 हो गए। ठीक है, तो इस तरह ये इन दोनों की जो थे थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं इनकी स्टेबिलिटी के लिए हमें ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियल फील्ड से। तो बजाय उसे पार्शियल फील्ड रखने के लिए हम हाफ फील्ड या फुल फील्ड बना देंगे। लाइक इस केस में हमने हाफ फील्ड बनाया और कॉपर के केस में हमने इसके फुल फील्ड कर दिया। नेक्स्ट, अब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो एक साइंटिस्ट था, गिलबर्ट एंड लिविस। इन्होंने सबसे पहले हमारे पास अपनी एक कॉसल लेविस थ्योरी दी थी, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। अब इनके मुताबिक केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, कि एक एटम है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के दरमियान और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डेट इज़ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है ना तो उस दौरान अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और साथ में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है। अब अट्रैक्शन जो है वो एक न्यूक्लियस की और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो रिपल्शन होगी, एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन होगी, लेकिन एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन होगी। तो इस तरह जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी जो है वो उनकी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो अब उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। तो हमने क्या करना होता है, एक बॉन्ड बनाने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनको डोमिनेट होना पड़ता है और रिपल्सिव फोर्सेस को जो है वो डोमिनेट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को डोमिनेट होंगी तो ही बॉन्ड बनेगा। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं, इतना डिस्टेंस वो अटेन कर लेते हैं कि अब बॉन्ड बन जाएगा, तो उस दौरान जो है वो फिर एटम की एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाती है और वो बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इस तरह मतलब बॉन्डिंग होती है। और ये जो मतलब सिनेरियो
था ये एक साइंटिस्ट गिलबर्ट एंड लिविस ने अपने कॉसल लिविस थ्योरी के मुताबिक हमें बताया कि दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसके एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बनता है। अब ये जो लेविस जो थ्योरी थी ना उसके मुताबिक उसने लेविस सिंबल्स भी हमें सिखाए थे कि कैसे हम जो एटम्स को हैं उनके लेविस स्ट्रक्चर के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेविस सिंबल्स किसी भी एटम का रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि उस एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि हमेशा हम इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो हमने 1 डॉट रिप्रेजेंट किया, ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, हमने 4 डॉट शो किए। हीलियम के 2 होते हैं, 2 डॉट। बोरॉन के 3 होते हैं और फ्लोरीन के होते हैं 7। तो इस तरह हमने उसकी लीविस स्ट्रक्चर्स को शो कर दिया। अब क्लोरीन की फॉर्मेशन, अगर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, तो आपको पता है क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों क्लोरीन के एटम्स हैं उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, दोनों ये आपस में शेयर कर लेते हैं, जिससे एक हमारे पास केमिकल बॉन्ड बन जाता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल जो क्लोरीन है इसमें भी बाहर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में शेयर कर देते हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। अब किसी भी दो एटम्स को मिलाकर एक केमिकल बॉन्ड बनाना और उनकी लीविस स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब लाइक 2 एटम्स हैं, लाइक इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन में 4 हैं, हाइड्रोजन में भी 4 हैं, टोटल कितने हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह हम इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कार्बन का एक पहले शो किया, हाइड्रोजन का एक शो किया, इस तरह इसकी लीविस स्ट्रक्चर्स बन गई म्यूचुअल शेयरिंग से। दूसरा इसका स्टेप ये है कि फॉर ईच चार्ज ऑफ एनाइन 1 इलेक्ट्रॉन मोर एंड केटाइन, तो अगर कोई भी ऊपर चार्ज है ना, लाइक CO3 2 नेगेटिव की केस में हमारे पास चार्ज है 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन जहाँ पर भी होता है इट्स मीन दैट इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, इट्स मीन दैट हमने कि 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन करना है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ करना है। लाइक अब यहाँ पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आटोमस शेल में, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं, तो इस तरह 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर 2 माइनस है, तो इट्स मीन दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें प्लस करने हैं। तो इस तरह टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इन केस ऑफ CO3 2 नेगेटिव टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 24। अब इसकी लीविस स्ट्रक्चर किस तरह हमने बनानी है। अब ऑक्सीजन आपको पता है मोस्टली डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन ऐसा है जिसमें माइनस साइन आ जाता है, लाइक यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस साइन है, ऑक्सीजन 3 है लेकिन 2 के ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन नहीं है लेकिन दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर माइनस साइन है। तो हमने यहाँ पर जब स्ट्रक्चर बनाई कार्बन के साथ, तो एक तो उसने जो है ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन वो जो 2 ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव साइन था उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगल बॉन्ड ही बनाया कार्बन के साथ। लाइक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो 6वां इलेक्ट्रॉन था उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया सिंगल बॉन्ड, और एक जो माइनस साइन है ये भी इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो ये माइनस साइन ओपन शो कर दिया। इस तरह इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कार्बन के भी अंदर ऑक्टेट पूरा हो गया। अब तीसरा, अब इसमें जो है रूल ये है कि डिस्ट्रीब्यूट द टोटल इलेक्ट्रॉन्स एज बॉन्डिंग पेयर्स बिटवीन द एटम्स इन प्रोपोर्शन टू द टोटल बॉन्ड्स। तो हमने जो है वो मतलब दोनों एटम्स के दरमियान इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को हमने की प्रोपोर्शन रखनी है। और नेक्स्ट है कि लीस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं दे ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। तो हमेशा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो सेंट्रल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं। लाइक CO3 2 नेगेटिव की केस में जो कार्बन है वो मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन जो है वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है और जो ऑक्सीजन है वो साइडों पर है। और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, तो जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे उस हिसाब से सिंगल डबल बॉन्ड बनेगा। लाइक इस केस में जो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन जो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है
ऑक्सीजन। तो इस वजह से ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इस वजह से दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये लीवर स्ट्रक्चर को राइट करने के डिफरेंट रूल्स हैं कि हमें उसके सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए, फिर उसके ऊपर जो चार्ज है उसका पता होना चाहिए कि उसको ऐड करना है या हमने रिमूव करना है। उसके बाद फिर उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो साइड में होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर में होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग की बेस पर इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट। अब लिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हम लेक्चर में बनाना भी सीखेंगे कि हमने कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था बीएस और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर एफएससी के स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।